यस, वी आर लाइव नाउ। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स बोलो या इंटीग्रेशन बोलो, एक ही बात है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन निकालते वक्त आप लोग डेरिवेटिव पता करते थे, वैसे इंटीग्रल्स निकालते वक्त आप लोग एंटी डेरिवेटिव पता करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, है ना। तो और एंटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव का यूज हम लोग करते हैं दो तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, एंटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल हम लोग दो तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। एक, जब आपको डेरिवेटिव गिवन हो और आपको फंक्शन फाइंड करना हो, तो फंक्शन फाइंड करने में जो प्रॉब्लम आता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एंटी डेरिवेटिव का यूज करते हैं। सेकेंड, कि अगर आपको ग्राफिकली कोई डेरिवेटिव पता करना हो ना, या फिर आपको एरिया पता करना हो उस फंक्शन का और कुछ सर्टेन कंडीशंस दिया हुआ हो, तो भी आप एंटी डेरिवेटिव का यूज करते हो। ओके, तो कैसे यूज करते हैं इन सब का, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ग्राफ है, यहाँ पे कोई सिंपल सा कर्व दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई सर्टेन कंडीशन दे दे कि ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है ना, तो आप ये एरिया कैसे फाइंड करते हो, है ना। तो ये एरिया पता करने का जो चमत्कार है ये लेबनिज ने किया था और न्यूटन ने, है ना। तो ये एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल्स का यूज करके, है ना। और जब आप ग्राफिकली किसी सर्टेन कंडीशंस के हेल्प से किसी भी फंक्शन का एरिया पता करते हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। ओके, क्या कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल। और जब आपको डेरिवेटिव गिवन होता है फिर आप फंक्शन फाइंड करते हो, उसे हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, तो क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस, क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस ना, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस सम होता है इसका इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रल का, है ना। इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रल का एक बार और बता देता हूं। इंडिफिनिट इंटीग्रल में आपको डेरिवेटिव गिवन होगा और फंक्शन फाइंड करना होगा। ओके, तो इसे निकालने के लिए हम लोग एंटी डेरिवेटिव का यूज करते हैं, इसीलिए ये भी इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट माना जाएगा। और डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशन जैसे कि ये और ये गिवन है, तो कुछ सर्टेन कंडीशंस आपको दिए हुए रहेंगे और ग्राफिकली उस फंक्शन का एरिया आपको फाइंड करना होगा। और डिफिनिट इंटीग्रल को जब हम सम करते हैं तो इसे कंबाइनली हम इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। जैसे कि मम्मी पापा को कंबाइनली पेरेंट्स बोलते हैं, भाई बहन को कंबाइनली सिबलिंग्स बोलते हैं, वैसे ही इंडिफिनिट और डिफिनिट को इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। ओके, अब आगे आता है कि ये एंटी डेरिवेटिव हम लोग पता कैसे करें, क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, कैसे निकालते हैं एंटी डेरिवेटिव को, है ना। हाँ, और एक बात बताना चाहूंगा कि ये इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रल जो है इसके बीच में एक कनेक्शन भी होता है ना। इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रल के बीच में एक कनेक्शन होता है ना। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का इस्तेमाल साइंस में किया जाता है या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किया जाता है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में किया जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में किया जाता है। इन सब का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। डिफिनिट इंटीग्रल जब आप पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में ही कुछ जानकारी दूंगा कि कैसे इंडिफिनिट इंटीग्रल से इसका रिलेशन है ना। तो ये कैसे रिलेटेड है डिफिनिट से वो बतलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस।
और जब आप ये कनेक्शन बनाने सीख जाते हो तो साइन सीरीज का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दिक्कत? तो चलते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव की। When phi dash x is equal to fx, then phi x is called antiderivative of the function fx. जब phi dash x fx के इक्वल हो जाता है तो phi x को उस फंक्शन का एंटीडेरिवेटिव कहते हैं। ओके, तो मान लिया कि phi x एंटीडेरिवेटिव है, मान लिया कि phi x एंटीडेरिवेटिव है और c कोई कांस्टेंट मान लिया ना, लेट c बी एनी कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो जाहिर सी बात है कि जब हम phi x प्लस c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx आएगा, है ना, आना चाहिए जैसा कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन करने पे जो रिजल्ट मिला है अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर दे तो फिर से हमें वो डिफरेंशिएशन वाला टर्म मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं fx का इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे phi x प्लस c मिलना चाहिए, है ना। अच्छा, इसको पढ़ते क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, या सिंपली तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू phi x प्लस c। यहाँ पे phi x प्लस c क्या है? phi x प्लस c इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। phi x प्लस c भी एक एंटी डेरिवेटिव ही है ना। एंड c इज सच कांस्टेंट दैट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज। ध्यान दीजिएगा, c कुछ इस तरीके का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग वैल्यू वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है। नहीं समझ में आया? एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, सब समझ में आएगा। यहां तक वीडियो पॉज करके आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। So, what we have studied according to the definition of integrals, integration is the inverse of differentiation। यानी कि अगर हम किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो फिर से डिफरेंशिएशन वाला टर्म आएगा। ध्यान से देखिएगा, समझने का। देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं साइन एक्स का मान लो, ठीक है, मान लो मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया और मुझे कॉस एक्स मिला। अब इतना तो आप लोग पढ़ ही चुके हो, है ना। आपने क्या पता है अभी तक कि अगर हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें cos x मिलता है ना, cos x मिलता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल्स अगर हम लोग cos x का इंटीग्रेशन कर दें तो वापस से sin x मिलना चाहिए, तभी तो डिफिनेशन सही होगा। डिफिनेशन को सही होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि cos x का इंटीग्रेशन करने पे sin x लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन होना चाहिए sin x। ओके, तो d sin x by dx इज इक्वल टू cos x। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे sin x आना चाहिए, है कि नहीं बात? ये तो डिफिनेशन कहता है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम क्या है? d अपॉन dx sin x
प्लस 2। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो भी cos x ही आता है, तो भी cos x ही आता है। करके देख लो ना, देखो हम लोग पढ़े हो गए डिफरेंशिएशन में कि du प्लस b जब करते हो तो क्या होता है, क्या होता है, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये तो होता है, ये तो हम लोग एलेवन से पढ़ते आए हैं कि du प्लस v अपॉन dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv अपॉन dx। वही पुट किया यहाँ पे, तो d sin x अपॉन dx अगर करोगे, देखो d sin x अपॉन dx अगर करें प्लस d2 अपॉन dx करें। अब जाहिर सी बात है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा ही, है ना। अच्छा, फिर कोई और नंबर d अपॉन dx, यहां पे ले लो sin x प्लस 100। अगर इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो भी 100 तो कांस्टेंट है, ऑटोमेटिकली 100 का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो sin x का इसी डिफरेंशिएशन होगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, है ना। 100 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0, तो वो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसीलिए हम इसे हटा देते हैं। अब माइंड करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैसे समझिएगा, सब समझ में आएगा, है ना। जब sin x का डिफरेंशिएशन किया तो भी cos x आया, sin x प्लस 2 का किया तो भी cos x आया, sin x प्लस 3, 4, 5, 100, 200 m किसी का भी करोगे तो cos x ही आ रहा है। अब तो cos x का इंटीग्रेशन करने पे भी तो ये सारे टर्म आने चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन करने पे भी ये सब टर्म आना चाहिए। क्या लिखोगे बच्चों, देखो तो हमने क्या देखा, ये कांस्टेंट टर्म बार बार चेंज हो रहा है लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है। माइंड कर रहे हो, कांस्टेंट टर्म बार बार, यहाँ पे कुछ नहीं था यानी 0 था, यहाँ पे 2 है, हो सकता है 3 हो जाए, 4 हो जाए, हो सकता है 100 हो जाए, देखो हो गया, तो भी बार बार रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। लेकिन क्या सेम रिजल्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, सेम रिजल्ट का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वो वही टर्म वापस से मिलेगा, नहीं। तो हमें तो पता ही नहीं साथ में कौन सा टर्म होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंपल बनाते हुए यहाँ पे c लिख देते हैं। देखो ध्यान से, sin x प्लस c, sin x प्लस c। देखो अब एक ही नॉर्मल सा एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया c, नहीं लिखना है 2, ना लिखना है 3, ना लिखना है 100, ना लिखना है m, सारे नंबर के लिए कांस्टेंट वैल्यू दिमाग में सेट कर लो, सेव कर लो, c लिख दिया। अब देखो सभी का वैल्यू एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है इंटीग्रेशन, कहा था इंटीग्रेशन सिंपल है। सोचिए थोड़ा सा, वीडियो पॉज करके सोचिए, फिर आगे बात करते हैं। अब जैसा कि आप लोग 11 से ही पढ़ते आ रहे हो और सॉल्व करते आ रहे हो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को, इसी तरीके से अब हम लोग इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सुना, जैसे कि आप लोग 11 से ही डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे हो, सॉल्व करते आ रहे हो, ठीक वही काम को दोबारा से जीना है आपको, वही जिंदगी दोबारा से जीना है रिवर्स प्रोसेस में, इंटीग्रेशन में।
यानी कि आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को क्या करोगे, प्रूफ करोगे, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को प्रूफ करता हूँ, बाकी तो एनसीईआरटी में आपके पास टेबल है ही ना, कुछ एक करके ये देखते हैं कि हाँ ये काम करता है। तो चलो देखते हैं। आपने पढ़ा था कि डी एक्स एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, है ना। ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, याद करें। वैसे ही आपको इंटीग्रेशन में भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाया गया है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। याद रखिएगा सी लिखना कभी नहीं भूलना है, सी मैंडेटरी है लिखना, सी लिखना नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये जो रिजल्ट हमें मिला इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से, इसको चेक करके तो पहले देख लें कि हाँ भैया तुम्हारा अगर इंटीग्रेशन इतना आया है तो डिफरेंशिएशन करने पे भी ये टर्म मिलना चाहिए, है कि नहीं। मैथमेटिक्स तो प्रूफ मांगता है, तो चलिए प्रूफ करके एक बार देखते हैं। जैसे कि कैलकुलस पढ़ते वक्त आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में ये प्रूफ किया था, तो अब इंटीग्रल कैलकुलस में से भी तो प्रूफ करना जरूरी है। देखते हैं, देखिए लेट कर लो। लेट क्या करना है, देखो कि डी एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 बाय डी एक्स। हाँ, लेट भी क्यों करोगे, ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। देखो अब यहां पे ध्यान दीजिए, एन क्या है, एन क्या है, नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो एन क्या करेंगे, डिजिट है तो कांस्टेंट टर्म है, डिजिट है मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो बाहर निकालो, इसका क्या है। हम तो पढ़ चुके हैं ना कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाले, तो रह क्या गया, रह क्या गया एक्स एन प्लस 1, है ना। बस सिंपल, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट को तो हम बाहर निकालते हैं, निकाल लिया। अब आगे 1 बाय एन प्लस 1 तो है आपके पास, है ना, एन प्लस 1 तो है। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं ना कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एक्स एन का एन एक्स एन माइनस 1। तो यहां पे भी करते हैं, एन प्लस 1 लिख दिया और एक्स का क्या है, एक्स एन प्लस 1 माइनस 1 माइनस करते हैं ना, माइनस कर दिया, है ना। तो अब ये 1 और ये 1 कट हो गया, हो गया, ये और ये भी कट हो गया। तो सिंपली रह क्या गया, एक्स टू द पावर एन, क्या आया, एक्स टू द पावर एन। अरे वाह, ये तो आ गया, यानी लीबनिज़ भैया सही बोल रहे थे ना, न्यूटन भैया सही बोल रहे थे। समझ में आया क्या, देखिए अगर समझ में आया हो तो ये करके देखा। क्या आता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अभी हमने वेरीफाई किया एक्स एन का इंटीग्रेशन करने पे वैल्यू होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। It means we can write it as x 7 plus 1 upon 7 plus 1। देखो कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, सी लिखना नहीं भूलना है, सी लिखना
नहीं भूलना है ना। क्या है 7 + 1 8 x to the power 8 upon 8 plus c हो गया आंसर। था सिंपल। एक और क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन करिए। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power -7 dx। जल्दी क्या होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। देखो मैं अभी बस एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला है और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, है ना। तो अभी एक ही डिस्कस किया है तो एक ही पे कर रहे हैं। 1-2-3 डिस्कस करेंगे या 4-5 डिस्कस करेंगे, बाकी सब बुक के हेल्प से आप करिए। प्रैक्टिस करते करते कुछ भी इजी हो सकता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x -1 + 1 अपॉन -7 + 1। और क्या नहीं भूलना है, c लिखना नहीं भूलना है ना। क्या आएगा वैल्यू -7 + 1 क्या आएगा -6 अपॉन -6 प्लस c। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -1 अपॉन, ये माइनस नीचे तो रहता नहीं, आपको पता है जनरल तुम लोग कभी माइनस को अकेला नहीं छोड़ते हैं, बेचारे को पूरा लग जाता है। तो माइनस का साइन ऊपर जाएगा, माइनस का साइन आया ऊपर 1 अपॉन, उसके बाद x टू पावर -6 है। तो अगर इसे नीचे ले जाए तो ये माइनस का साइन ऑटोमेटिकली हट जाएगा इनवर्स से। तो इसका इनवर्स कर दिया तो ये x टू पावर 6 आ गया प्लस c। खत्म। हाई जी ओके, वेरी सिंपल। ट्राई करते रहिए, जितना ज्यादा प्रॉब्लम करिएगा उतनी अच्छी बात है और प्रॉब्लम से ही हम सीख पाते हैं अच्छे से। और एक क्वेश्चन करते हैं, x टू द पावर 5/3 क्या होगा, क्या होगा। बिल्कुल सही जा रहे हो। पावर में जो कुछ भी है उसमें क्या करना है 1 ऐड कर देना है और उसी पावर को नीचे लिख के उसमें भी 1 ऐड कर देना है। और क्या लिखना नहीं भूलना है c, है ना। बहुत इजी है, कहा था ना इंटीग्रेशन बहुत इजी है। ठीक है, अभी तो शुरू ही हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है और पिक्चर में बहुत मजा है ना। क्या करेंगे 5/3 + 1 क्या होता है, टोटल कैल्सियम 3 आया, 5 + 3 8 8/3 8/3 5 8/3 प्लस c। और इसको और क्या लिख सकते हैं 3/8। आपको पता है डिवाइड में हो तो फैक्टर उल्टा हो जाता है, 3/8 x टू द पावर 8/3 प्लस c। ये रहा आंसर। सिंपल। आगे बढ़े। कैंसिटी में और एक फॉर्मूला है 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन करने पे आता है log x प्लस c। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर log x और ln x में क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस नहीं है, सभी की चीजें देख। log x का मतलब होता है रियल लॉग, यानी कि रियल नंबर का लॉग ना, रियल नंबर लॉग। और जब तुम उसी को ln लिखते हो ना, ln, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग।
यानी कि वो नेचुरल नंबर का लॉग होता है, नेचुरल नंबर का लॉग होता है, बस और कुछ नहीं है। इसी को हायर लॉगरिथम भी बोलते हैं, है ना। नेचुरल लॉग को ही हायर लॉगरिथम बोलते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ln का इस्तेमाल करते हैं और इसी को डिटेल में लिखो तो रियल नंबर के लॉग को रिप्रेजेंट करता है। सही, तो ये तो छोटी छोटी मगर मोटी बात है। इसे प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे प्रूफ, सोचिए, सोचो 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 जल्दी। क्या था ये, 72 है और ये कंडीशन भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 ना। तो अगर कंडीशन दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो सोचने के लिए दो तरीका है हमारे पास, देखो क्या क्या है। When x is greater than 0, when x is smaller than 0, सोचो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x प्लस c, यही ना चेक करना है रिजल्ट, इसी को प्रूफ करना है। और कंडीशन क्या दिया है, when x नॉट इक्वल टू 0। अब x अगर 0 के इक्वल नहीं हो सकता है तो दो ही कंडीशन बचा इनइक्वालिटी से, या तो 0 से स्मॉलर होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता है, गिवन है ना। तो चलते हैं देखते हैं क्या हो सकता है। यानी कि हमारा x जो है, हमारा ये x जो है, ये बच्चों या तो पॉजिटिव x होगा क्योंकि 0 से ग्रेटर है x ना, और या तो ये x जो है बच्चों ये क्या होगा, माइनस x होगा, क्यों, क्योंकि 0 से स्मॉलर है x। देख लो दोनों केस अलग अलग है, ये केस ना और ये केस, दोनों केस अलग अलग हैं। चलिए अब जब आप लॉग लेते हो, जब आप लॉग लेते हो तो क्या होता है, देखो log x इक्वल टू log x प्लस वाला प्लस साइन लिखना मैंडेटरी होता नहीं है, हम लोग तो जानते ही हैं ना। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, log x इक्वल टू log माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत, और सोचो और बताओ अब आगे क्या होगा। When we apply differentiation, what we will get, देखो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो d by dx log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d log x by dx। ये लिखो या ये लिखो, क्योंकि ये दोनों तो अभी केस में इक्वल ही है, यानी कि ये लिखो की बात, यानी ये लिखूंगा की बात है। अब आप पढ़ ही चुके हो, 11 से पढ़ दिया कि log x का कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। अरे वाह, ये तो काम कर गया, ये तो काम कर गया। चलो इधर देखते हैं, इधर काम करता है कि नहीं करता है ना। देखो log x तो था ही, इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लगाना है, लगा दिया। जब ये कह रहा था तो लगा दिया। अब यानी कि ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसे, d अपॉन dx log माइनस x लिख दिया। अब log माइनस x का क्या होगा,
लॉग माइनस एक्स का क्या होगा, वही 1 बाय माइनस एक्स। देखिए जब log x का डिफरेंशियल 1 बाय x, तो log माइनस x का क्या होगा 1 बाय माइनस एक्स। अब अलग से x का भी तो करते हैं, तो यहाँ पे x किया तो 1 ही आया, इसीलिए यहाँ पे बात नहीं किया। यहाँ पे अब अलग से करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, बिल्कुल -1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि d माइनस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन आप करते हो, देख लो समझो, अगर भूल गए हो देखो कि अगर आप d माइनस एक्स अपॉन डी एक्स करते हो तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है ये कि -1 इंटू एक्स में ब्रेक हो जाता है ना। और हमें तो पता ही है कि कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, चलो बाहर निकाल देते हैं, -1 आ गया बाहर, तो क्या हो गया dx अपॉन dx which is 1 ना इज इक्वल टू 1। इसका और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली बात है 1 ना, सॉरी -1 उसी तरीके से यहाँ भी -1 है। अब ये और ये कट हो गया तो कितना है 1 अपॉन एक्स। वाह, ये भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कि यहाँ जो फॉर्मूले हमें दिए गए थे वो भी क्या थे, करेक्ट थे, है ना। देखो बोला था कि 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन करने पे log x प्लस c होता है ना, इसे प्रूव करके दिखाओ। यानी कि ये तो एंटी डेरिवेटिव केस है, यानी अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सही होगा ना। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करने हैं तो हमने एक कंडीशन दिया कि x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 0 से छोटा तो हो सकता है या बड़ा तो हो सकता है, तो ये जब 0 से छोटा हो गया, ये जब 0 से बड़ा हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं।